अमेरिका को ये महसूस भी हो रहा है कि भारत में शायद भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो ना भारत के हित में है, ना यूरोप के हित में है, ना अमेरिकन इंटरेस्ट में है। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। देखिए, यूरोपीय यूनियन का भी एक पॉलिटिकल मैसेज है और अमेरिकन जो शासन तंत्र है उसका भी पॉलिटिकल मैसेज में है। देखिए, रिलीजियस जो उनका जो फ्रीडम को लेकर जो एक अमेरिकन प्रशासन का, अमेरिकी प्रशासन का रिपोर्ट जो लगातार आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, उस पे क्वेश्चंस भारत पे उठ ही रहा है। तो एक एक कमीशन ये है, एक मैसेज, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज भी है कि आपकी नीतियों से हम लोग प्रसन्न नहीं है। बेशक ठीक है, आप बिजनेस दे रहे हैं उनको, आपको व्हाइट हाउस में बहुत अच्छा खाना भी खिलाया गया, आपको खूब स्वागत भी दिया गया, आपने $3 अरब का उनसे जाके ड्रोन का भी समझौता किया, आपने जेट के फाइटर जेट के लिए भी समझौता किया। लेकिन उनका क्लियर कट एक पॉलिटिकल मैसेज है कि आप इस ढंग से इस डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से क्रिश्चियन है, एक कम्युनिटी जो है जो पूरी तरह से हिंदू है। तो यहाँ पे हिंदू वर्सेस जो क्रिश्चियन हुआ है, तो वो ज्यादा मसला वो भी और गंभीर उसको बना चुका है। तो मैं नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। और ये तब हो रहा है, हमें ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका से संबंधों को लेकर जो तमाम दावे हो रहे हैं, अमेरिका भारत संबंध एक नई ऊंचाई पे है, हमारे तमाम बड़े बड़े हथियारों के डील भी हुए हैं, अरबों डॉलर के बिजनेस हो रहे हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं। तो ये और अमेरिकी कैंप में हमारा एक बड़ी अच्छी स्थिति है, उसके बावजूद ये अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है। ये सरकार की चिंता की बात है। यूरोपीय यूनियन ने ये तब बात किया है कि जब फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, फ्रांस से एक बहुत बड़ा हमारा डिफेंस का डील हो रहा है राफेल को लेकर, उसके बावजूद यूरोपीय यूनियन ने एक कमेंट किया है। तो ये एक बड़ी गंभीर चिंता की विषय है। हालांकि आज जो हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को बड़ा गैर जरूरी और आंतरिक मामला बता दिया है, लेकिन आंतरिक मामला बताने से क्या होगा, उन्होंने तो प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए, गांधी नोवाखली में गए थे और गांधी ऐसी जगहों पे जहाँ पे वायलेंस हो रहा हो, जहाँ पे दो समुदायों के बीच टकराव हो रहा हो, चाहे दो क्लास के बीच टकराव हो रहा हो, तो गांधी फ्रंट पे जाते थे। चाहे वो किसी भी जहाँ पे किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, वो खड़ा हो जाते थे। नोवाखली तो आप देखिए कि पार्टीशन के टाइम की बात है, जब बंगाल में प्रॉब्लम आई थी और बड़े पैमाने पे दोनों समुदाय के लोग मारे गए थे, हिंदू थे और मुसलमान थे। उससे पहले देखिए कि जब भारत में महात्मा गांधी आए थे, तो क्लास स्ट्रगल जब अहमदाबाद में हुआ, लेबर और मालिक के बीच झगड़ा हुआ, तो वहां भी गांधी पहुंच गए थे। उसके बाद चंपारण में जब बात आया, किसानों की समस्या आई, तो गांधी वहां खुद गए। गांधी तो खुद जाते ही थे। लेकिन अब हमें लगता है कि चूंकि उसी राज्य से हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो बात में तो हमेशा महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में महात्मा गांधी की फिलॉसफी को कहीं अपनाते हुए हमें नहीं दिखते। मणिपुर पे तो जाने की बात दूर, मणिपुर को तो उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो नजर इसलिए है कि मणिपुर म्यांमार से लगता है, म्यांमार इस समय आर्मी के कंट्रोल में है और वहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ से चाइनीज इंटरेस्ट है, क्योंकि म्यांमार की बहुत बड़ी सीमा चाइना के साथ लगती है और म्यांमार में चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, अरबों डॉलर का काम है, जिसमें देखिए मणिपुर में हालात अभी अच्छे नहीं है और दोनों समुदाय जो हैं, दोनों जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच तानातनी जारी है। डेली फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही है, लोग डेली कुछ न कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहा हूं कि जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। लाइट, कैमरा, एक्शन एंड ट्रैवल। साहब की अमेरिका यात्रा, फिर फ्रांस यात्रा। इस बीच मणिपुर में पिछले 2 महीने से ज्यादा से वायलेंस जारी। वायलेंस वो भी 2 समुदायों के बीच में, मैती और कुकी समुदाय के बीच में। मणिपुर में बॉर्डर बन चुका है। राहुल गांधी वहां गए थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। प्रधानमंत्री जी की अभी शायद, जहां तक मुझे पता है, कोई टिप्पणी नहीं आई है और पॉलिटिकल का खास तौर से सत्ता में बीजेपी सरकार ने नेताओं की टिप्पणी नहीं आई है इस पर। कैसे एक देश में, एक छोटा सा प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, एक गृह युद्ध जैसे हालात है, बॉर्डर बन चुका है मैती और कुकी के बीच। इस बीच अमेरिकी राजदूत ने
मणिपुर मसले पे सवाल उठाए और अमेरिका की चिंता जाहिर की और कहा है कि ये डिप्लोमेटिक मामला नहीं है, ये मानवीय मूल्यों का मामला है। यूरोपियन यूनियन में बहस हुई है मणिपुर हिंसा को लेकर। यहाँ के गिरते डेमोक्रेसी के जो गिरते हालात हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का दमन, तमाम ये सवाल उठे हैं। यूरोपियन यूनियन में अमेरिकी राजदूत टिप्पणी कर रहे हैं। क्या समझा जाए कि भारत की इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं अब कमजोर हो रही है क्या? क्या मायने हैं तमाम मसलों के, इस पे बात करने जा रहा हूँ इस एपिसोड में। वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मणिपुर में क्या हालात हैं और यूरोपियन यूनियन में चर्चा होने का क्या मतलब है, जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है, कितने वहां पे चर्चेस तोड़े गए हैं, क्या हुआ है, तमाम पहलू पर इस एपिसोड में चर्चा करने वाला। स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर। क्या आपके पास अपडेट सब है? आप तो पूरा सोच के साथ ही आते हैं। देखिए क्या अभी जो मणिपुर में अभी क्या हालात है? देखिए मणिपुर में हालात अभी अच्छे नहीं है और दोनों समुदाय जो हैं, दोनों जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच तानातनी जारी है। डेली फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही है, लोग डेली कुछ न कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं और एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। और अच्छा। इनफैक्ट मतलब कि उस ब्लेम गेम की भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उस गंभीरता को सामने दिखाना नहीं चाह रही है। सरकार को इंटरनली पता है कि हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन सामने शो नहीं कर रही है, उसको लाइटली ले रही है या लाइटली देश के सामने बताना चाहती है कि वहाँ पे कोई इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ से एक तरह से सप्लाई लाइन कटा हुआ है। लगभग 1 लाख लोग डिस्प्लेस हैं, अलग अलग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, चाहे वो मैतई कम्युनिटी के हैं, चाहे वो कुकी कम्युनिटी के हैं। कुकी कम्युनिटी के लोग जो घाटी में थे वो पहाड़ों में चले गए, जो पहाड़ों में जो मैतई कम्युनिटी के लोग थे वो भाग के घाटी में आए हैं। और कम्युनिटी बेस पे इस तरह का डिवीजन है कि पुलिस भी डिवाइड हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी डिवाइड हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मैतई कम्युनिटी के हैं कुकी बहुल एरिया में काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो कुकी है जो मैतई बहुल एरिया में काम नहीं करना चाह रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दोनों कम्युनिटी से है, कुकी से भी समुदाय से भी है, मैतई कम्युनिटी से भी है। और कुकी समुदाय के जो विधायक भाजपा से जुड़े हुए हैं वो खुद अपने आप को इम्फाल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और कई लोग जो है अपने आप में मतलब कि उस एरिया में जाते हुए डर रहे हैं, वो अपने इलाके में ही बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के जो एक केंद्र मंत्री है वहाँ से आर राजकुमार सिंह सब नाम है और मैतई कम्युनिटी के हैं, केंद्र में शायद गृह राज्य मंत्री हैं और कौन सा मंत्री है, एक इंपॉर्टेंट मंत्रालय, उनके घर पे भी अटैक हुआ, उनके गोदाम पे भी अटैक हुआ। तो मंत्री विधायक भी अपने आप को सुरक्षित सा महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं। मीन्स के हालात इतने खराब हैं। अब उसके बावजूद गृह मंत्री तो एक बार गए, जाने के बाद वहाँ पे सोचा था कि अच्छा रिजल्ट आएगा, उन्होंने कहा था कि हम पीस कमेटी भी बना दी है। उसके अलावा एक जुडिशियल कमीशन भी बना दिया गया है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर जस्टिस लांबा साहब, उनके नेतृत्व में बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चिंता जाहिर करी है और कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो हम बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। और फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है। अब लॉ एंड ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट चलाने से रहा, ये काम प्योर सरकार का है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तो बैठा नहीं है इनफैक्ट। तो ये सारी स्थितियों में प्रधानमंत्री जी बेसिकली चुप हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं करी है। और यहाँ तक कि जो सर्वदलीय दलों के साथ भी जो बैठक हुई थी तो उसमें भी कई लोगों का ये आरोप था कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिल्ली में दिया गया। जो गवर्नमेंट ने एक सारे दलों की मीटिंग बुलाई थी, कह रहे थे कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो कांग्रेस के रहे थे, उनका ये आरोप था कि मैं कुछ और भी वहाँ की प्रॉब्लम्स को रखना चाह रहा था, लेकिन उनको बोलने का समय नहीं दिया गया। यानी कि कुल मिला के बात ये आ रही थी कि सरकार बहुत वहाँ के जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सोशल रूप से हो, चाहे जातीय रूप से हो, उनको भी पूरी तरह से सुनने को राजी नहीं है। लेकिन मामला गंभीर ये हो गया है कि मणिपुर चूंकि बॉर्डर स्टेट है
और जो भारत का जो ईस्टर्न जो बॉर्डर है और ईस्टर्न जो मतलब कि जो एग्जिट है, उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जिट गेट भी है, एंट्री गेट भी है। दो इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, दो इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो मणिपुर में है, जो आपको आगे बर्मा की तरफ लेके जाते हैं, बर्मा से आगे थाईलैंड लेके जाते हैं। और चूंकि एक हाईवे बन रहा है भारत, बर्मा, म्यांमार और थाईलैंड के बीच, एक 3 देशों का बड़ा इंपॉर्टेंट हाईवे बन रहा है और भारत का उससे एशियान कंट्रियों के साथ व्यापार बढ़ेगा। और ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार और गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का है। और वो 70% कंप्लीट हो चुका है उस हाईवे का कंस्ट्रक्शन। और इस बीच ये दंगा हो गया, मीन्स को हाईवे बन रहा है, आपने ट्रेड आगे शुरू करना था, उसी बीच पूरा मणिपुर ही ब्लॉक हो चुका है। मणिपुर के अंदर ही सप्लाई लाइन कटा हुआ है, जरूरी चीजों की किल्लत हो रही है, आपके मतलब कि खाने पीने की रसद की भी किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जो है गवर्नमेंट की नीति समझ में नहीं आ रही है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय जो नजर इसलिए है कि मणिपुर म्यांमार से लगता है, म्यांमार इस समय आर्मी के कंट्रोल में है और वहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ से चाइनीज इंटरेस्ट है, क्योंकि म्यांमार की बहुत बड़ी सीमा चाइना के साथ लगती है और म्यांमार में चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी उस पर काम चल रहा है, अरबों डॉलर का काम है, जिसमें हाईवेज है, जिसमें गैस पाइपलाइन का काम है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का सारा बिछाया जा रहा है। 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाह चाइना ने वहां ले रखे हैं म्यांमार में, और वो मणिपुर का इंपॉर्टेंट सबसे पड़ोसी मणिपुर की सीमा वहां से लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस कुकी समुदाय से वहां विवाद हुआ है, वो बड़े अच्छी संख्या में म्यांमार में भी है, वो कुकी जो कम्युनिटी जो है, और वो जो है ओरिजिनेटिंग और बेसिकली जो मणिपुर जो स्टेट्स में जो जितने भी आपके जो ये पॉपुलेशन है, चाहे मैतई हो, कुकी हो, ये सब मंगोलियन उसके इनके पूर्वज रहे हैं और चाइना के ही नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम आ गई है कि अब यूरोपीय यूनियन में मामला चला गया और यूरोपीय यूनियन में बड़ा सख्त प्रस्ताव पारित हुआ है और उसके 2 एंगल। एक एंगल है डेमोक्रेटिक एंगल, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में 705 मेंबर हैं। 705 मेंबरों में 5 अलग अलग फैक्शन है। यूरोप के अलग अलग जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल ग्रुप जो होते हैं उसमें वो बटे हुए हैं 5 ग्रुप में। लेफ्ट ग्रीन है, सोशल डेमोक्रेट्स हैं, राइट है। तो ये अलग अलग 5 फैक्शंस में वहां पॉलिटिकल ग्रुपिंग होती है, उसके सांसद चुन के यूरोपियन पार्लियामेंट में आते हैं। तो उसमें से 5 फैक्शन में से 4 फैक्शन ने ये प्रपोजल, ये जो प्रस्ताव रखा मणिपुर को लेकर, वहां पे चिंता जाहिर की गई थी कि वहां पे एक स्पेसिफिक एक कम्युनिटी विशेष का साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ उनकी एथनिक क्लिंजिंग हो रही है और वो कम्युनिटी कुकी जो है, कुकी समुदाय है। और उसमें स्पेसिफिक ये मेंशन किया गया कि चर्चों को वहां नुकसान पहुंचाया गया है, यानी कि उस प्रस्ताव में जो रिलीजियस एंगल को भी सामने लाया गया। साथ में इस प्रस्ताव में ये भी बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को लगातार महात्मा गांधी के वो अनुयायी बताते हैं विदेशों में, लेकिन वहां पे जिस ढंग से कार्रवाई हो रही है और जिस ढंग से कम्युनिटी पे अटैक हो रही है, अटैक हो रहा है, वो महात्मा गांधी के अनुयायियों का वो नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर तुरंत कार्रवाई करे। ये जो वहां पे एथनिक जो वायलेंस है, एक विशेष समुदाय की जिस ढंग से हत्या हो रही है, उनके चर्चों पे आग लगाई जा रही है, उनके चर्चों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो उसको तुरंत रोक लगाए। और उसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी है उन्होंने रिपोर्ट भी किया कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात भी करी थी और उन्होंने भी सेम वही बात कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बनाया भी है और एक पीस कमेटी भी बनाई है जो वहां पे शांति लाने की कोशिश करी है। लेकिन ये यूरोपियन पार्लियामेंट, गांधी तो नोआखली में गए थे, गांधी नोआखली में गए थे, क्योंकि गांधी का रेफरेंस आ गया तो याद दिलाना जरूरी है। हाँ देखिए, गांधी नोवाखली में गए थे और गांधी ऐसी जगहों पे जहाँ पे वायलेंस हो रहा हो, जहाँ पे 2 समुदायों के बीच टकराव हो रहा हो, चाहे 2 क्लास के बीच टकराव हो रहा हो, तो गांधी फ्रंट पे जाते थे। चाहे वो किसी भी जहाँ पे किसी के साथ जाति हो रही हो, वो खड़ा हो जाते थे। नोवाखली तो आप देखिए कि पार्टीशन के टाइम की बात है, जब बंगाल में प्रॉब्लम आई थी और बड़े पैमाने पे दोनों समुदाय के लोग मारे गए थे, हिंदू थे और मुसलमान थे। उससे पहले देखिए कि जब भारत में महात्मा गांधी आए थे तो क्लास स्ट्रगल जब अहमदाबाद में हुआ, लेबर और मालिक के बीच झगड़ा हुआ, तो वहां भी गांधी पहुंच गए थे
उसके बाद चंपारण में जब बात आया, किसानों की समस्या आई, तो गांधी वहां खुद गए। गांधी तो खुद जाते ही थे, लेकिन अब हमें लगता है कि चूंकि उसी राज्य से हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो बात में तो हमेशा महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में महात्मा गांधी की फिलॉसफी को कहीं अपनाते हुए हमें नहीं दिखते। मणिपुर पे तो जाने की बात दूर, मणिपुर को तो उन्होंने एक लाइन भी नहीं बोला है। पता नहीं क्या समस्या आ रही है मणिपुर को लेकर, जो एक लाइन नहीं बोलना प्रधानमंत्री जी का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हर ग्रुप विद इन बीजेपी के जो विधायक थे और इवन के अपोजिशन और वहां के तमाम अलग अलग ग्रुप्स लगातार ये बोल रहे थे कि वहां के चीफ मिनिस्टर को कम से कम हटाइए, आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। प्रेसिडेंट रूल भी तो डायरेक्ट बीजेपी के कंट्रोल में रहेगी, दिल्ली के कंट्रोल में प्रेसिडेंट रूल दिल्ली के कंट्रोल में स्टेट रहेगा, गवर्नर दिल्ली का ही होगा। लेकिन आखिर जो वीरेंद्र सिंह जिन पे तमाम आरोप लग रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, उसको प्रधानमंत्री या केंद्र की सरकार क्यों बचाना चाह रही है, एक सवाल ये लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि तमाम ये एलिगेशन डायरेक्ट वीरेंद्र सिंह पे भी लग रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह ने भी हिंसा को वहां भड़काया है। लगातार ये आरोप वीरेंद्र सिंह पे लग रहे हैं, अपोजिशन भी लगा रहा है, अलग अलग समुदाय के लोग भी लगा रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने जब इस्तीफा देने की कोशिश करी, इस्तीफा देने जा रहे थे या ड्रामा था, लोगों ने बड़ा सामने आकर हंगामा किया और उन्होंने इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर स्टेट, जिसका साउथ ईस्ट एशिया से सीधा आपका एक मतलब कि एग्जिट पॉइंट है साउथ ईस्ट एशिया का, वहां पे इतनी हिंसा हो रही है और सरकार चुप बैठी हुई है। अमेरिकन जो डिप्लोमेट है उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कलकत्ता में। क्या समझा जाए, क्या भारत सरकार से कोई टिप्पणी आई है फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के द्वारा? देखिए, जो मणिपुर में जो ये विवाद हुआ है, तो मणिपुर का विवाद को कोई भी जियो पॉलिटिकल एंगल से कोई भी देश देखेगा। देखिए, साउथ चाइना सी से लेके बंगाल की खाड़ी तक जो चाइनीज एक्सपेंशन हो रहा है, उस पर पूरी दुनिया की नजर है। वैसे में एक जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जहां पे इतना ज्यादा वायलेंस हो जाए और जिसका उस स्टेट की आबादी का जो एक जो बैकग्राउंड है वो चाइनीज उससे निकलता हो, जो चाइना से बहुत कई सौ साल पहले, हजारों साल, कई सौ साल पहले आके मणिपुर में बसे हों, और अगर उस स्टेट में इतना फसाद होगा तो ऑटोमेटिक है कि उसको बहुत गंभीरता से देखा जाएगा। और देखिए, दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे भारत के ट्रबल आ रहा है, एक जम्मू कश्मीर है और अभी मणिपुर आया है। दोनों ऐसे स्टेट हैं जो चाइना के बहुत नजदीक है और उस पर ऑटोमेटिक है कि जियो पॉलिटिकल उसका एंगल है, और उस जियो पॉलिटिकल एंगल के कारण अमेरिका हो चाहे यूरोपीय यूनियन हो, उसकी नजर मतलब कि जाना लाजमी है और उस पर उन्होंने सवाल उठाना ही था। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बात और भी आ गई कि जो एक कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से क्रिश्चियन है, एक कम्युनिटी जो है जो पूरी तरह से हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू वर्सेस जो क्रिश्चियन हुआ है, तो वो ज्यादा मसला वो भी और गंभीर उसको बना चुका है। तो मैं नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। और ये तब हो रहा है, हमें ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका से संबंधों को लेकर तो तमाम दावे हो रहे हैं, अमेरिका भारत संबंध एक नई ऊंचाई पे है, हमारे तमाम बड़े बड़े हथियारों के डील भी हुए हैं, अरबों डॉलर के बिजनेस हो रहे हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं। तो इस और अमेरिकी कैंप में हमारा एक बड़ी अच्छी स्थिति है, उसके बावजूद ये अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है। ये सरकार की चिंता की बात है। यूरोपीय यूनियन ने ये तब बात किया है कि जब फ्रांस में हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, फ्रांस से एक बहुत बड़ा हमारा डिफेंस का डील हो रहा है राफेल को लेकर, उसके बावजूद यूरोपीय यूनियन ने एक कमेंट किया है। तो ये एक बड़ी गंभीर चिंता की विषय है। हालांकि आज जो हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को बड़ा गैर जरूरी और आंतरिक मामला बता दिया है, लेकिन आंतरिक मामला बताने से क्या होगा, उन्होंने तो प्रस्ताव पारित कर दिया और उन्होंने तो बोल दिया कि वहां पे एक विशेष कम्युनिटी के लोगों के चर्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, विशेष कम्युनिटी के लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, उनकी हत्या हो रही है। तो इसमें हमारी जो क्या कहा जाता है, विदेशों में स्थिति खराब हुई है और मतलब कि पूरी दुनिया में जो लगातार हम दावा कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ सर्व धर्म और सर्व जाति के लोग हजारों साल से मिल के रह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, उसके बावजूद वहां पे इस तरह का वायलेंस हो रहा है कम्युनिटी के नाम पे और वो वायलेंस रुक नहीं रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। तो ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का आने का एक जो बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो है
एक जियो पॉलिटिकल इशू है। चाइना एकदम पड़ोस में बैठा हुआ है, अगर मणिपुर में थोड़ी सी भी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई तो इसका जियो पॉलिटिकल असर होगा। तो इसलिए उनका बीच में हस्तक्षेप करना लाजमी है। और दूसरा, इसी हस्तक्षेप के आधार पे वो इंडिया पे प्रेशर भी बनाने की कोशिश करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके दबाव में भारत सरकार आ भी सकती है। तो ये मामला तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो यूरोपियन यूनियन में जो मुद्दा उठा है, जरा संक्षेप में मैं बता दूं। जी मानवाधिकार का हनन, मौलिक स्वतंत्रता का गला घोटना, जी असहमति, नागरिक समाज और मीडिया पर नकेल कसना, ये सब उसमें उठाया गया है। और जी। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उनकी हम्म, राष्ट्रवादी बयानबाजी की भी निंदा की गई है। और हम्म। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र के पिछड़ने की बात की गई है। ये तो यूरोपियन की यूनियन में गई। हुआ है। अमेरिकी जो डिप्लोमेट हैं, जो राजदूत हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप मणिपुर के बारे में, अमेरिकी चिंताओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से यह रणनीतिक चिंताओं के दायरे में नहीं आता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के दायरे में नहीं आता है। यह मानवीय चिंताओं से संबद्ध है। जब इस प्रकार की हिंसा में बच्चे और लोग मारे जा रहे हो, तो आपका भारतीय होना आवश्यक नहीं। ये अमेरिकी राजदूत कह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में चर्चा चल रहा है, विदेश में जाके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये मणिपुर में क्या हो रहा है इस पे नहीं बोल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकले? देखिए, यूरोपीय यूनियन और जो अमेरिकी राजदूत के बयानों के पीछे जो पॉलिटिकल मैसेज भी है, हम्म और वो मैं बहुत समय से बोलता रहा हूँ आपको कि इस तरह की जो भी स्थितियां अगर खराब होती है तो एक तो वो नहीं, उनके लिए एक चिंता का विषय ये जरूर रहा है कि 2014 के बाद जो यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों में जो कटौती आई, जैसे आपने फ्रीडम इंडेक्स में नीचे चले गए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे चले गए, हंगर इंडेक्स में नीचे चले गए, और देश के अंदर मतलब कि कई ऐसे मामले आए जिसमें देशद्रोह के मामले भी, पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ भी दर्ज किए गए। तो ये सारे मामलों पे लगातार दबे आवाज से चिंता व्यक्त की जा रही थी। देखिए, एक बात मैं आपको पहले भी कर रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में विदेशी जो एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा नजर रहती है और उनकी घुसपैठ भी रहती है, और तमाम राजनीतिक दल उनको साधते भी रहते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। पहले के भी राजनीतिक दल उनसे संपर्क में रहे, उनको साधते भी रहे हैं। और 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जब प्रधानमंत्री बने और जिस दिन से अमेरिका ने उनका वीजा प्रतिबंध को खोला और जिस दिन से अमेरिका ने फिर उनका 10 साल स्वागत किया था, तो अमेरिका ने, मतलब अमेरिका के अपने 10 तरह के इंटरेस्ट इस एरिया में थे, तो सत्ता के साथ उस हिसाब से अमेरिका ने चला। अब अमेरिका को ये महसूस भी हो रहा है कि भारत में शायद भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो ना भारत के हित में है, ना यूरोप के हित में है, ना अमेरिकन इंटरेस्ट में है। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है। देखिए, यूरोपीय यूनियन का भी एक पॉलिटिकल मैसेज है, और अमेरिकन जो शासन तंत्र है उसका भी पॉलिटिकली मैसेज में है। देखिए, रिलीजियस जो उनका जो फ्रीडम को लेकर जो एक अमेरिकन प्रशासन का, अमेरिकी प्रशासन का रिपोर्ट जो लगातार आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, उस पर क्वेश्चन भारत पे उठ ही रहा है। तो एक एक कमीशन है, ये एक माइनॉरिटी मैसेज, माइनॉरिटी हाँ कमीशन। माइनॉरिटी, हाँ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज भी है कि आपकी नीतियों से हम लोग प्रसन्न नहीं है। बेशक ठीक है, आप बिजनेस दे रहे हैं उनको, आपको व्हाइट हाउस में बहुत अच्छा खाना भी खिलाया गया, आपको खूब स्वागत भी दिया गया, आपने $3 अरब का उनसे जाके ड्रोन का भी समझौता किया, आपने जेट के फाइटर जेट के लिए भी समझौता किया। लेकिन उनका क्लियर कट एक पॉलिटिकल मैसेज है कि आप इस ढंग से इस डेमोक्रेसी को खत्म नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो बहुत भारत की डेमोक्रेसी की चिंता कर रहे हैं, उनका चूंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में शुरू से अमेरिका और यूरोपीय खास करके ब्रिटेन का बड़ा एक लंबा इंटरेस्ट रहा है। हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी उनका काफी इंटरफेरेंस रहा है, भारत में भी इंटरफेरेंस रहा है, बांग्लादेश में भी उनका इंटरफेरेंस रहा है। बेशक हमने आज़ादी ले ली थी, लेकिन बहुत सारे सिस्टम में उनके बंदे हमारे बैठे हुए हैं, उनकी नजर रहती है। और आपने देखा होगा कि पीछे एक अमेरिका की कोई महिला आई थी, ह्यूमन राइट्स को लेकर से रिलेटेड थी, वो इंडिया में भी बैठी, भारत सरकार के अधिकारियों से भी मिली, तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों से मिली, और इसके बाद वो बांग्लादेश आ रही है। बांग्लादेश में भी वहाँ की सरकार पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो उनकी शेख हसीना की सरकार है, उस पर काफी ज्यादा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टियों का बहुत दमन कर रही है, उनके लोगों को अरेस्ट कर रही है, उनके लोगों को बेवजह जेल में रख रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है वहां बांग्लादेश में।
हालांकि हमारे यहाँ भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे अब तमाम ईवीएम के कारण सवाल लग रहे हैं। ऐसे मामलों में जो वेस्टर्न पावर है वो चुप नहीं बैठते, कहीं ना कहीं दबाव की पॉलिटिक्स खेलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बड़े लोकतंत्र समर्थक होते हैं, लोकतंत्र समर्थक नहीं तो डबल दोहरा खेल खेलते हैं। सऊदी अरब में है तो वहां का राज परिवार से उनका बेनिफिट हो रहा है तो वहां लोकतंत्र उनके लिए मायना नहीं रखता। उनके लिए जब पाकिस्तान के जनरल्स उनके बेनिफिट्स के होते हैं तो उनके लिए मायना नहीं रखता, लेकिन लगता है कि जनरल अब ज्यादा सरदर्द हो रहा है तो जनरल की विदाई भी हो जाती है। उनको लगता है नवाज शरीफ सरदर्द हो रहा है तो विदाई, इमरान खान सरदर्द हो रहा है तो विदाई, इमरान खान पुतिन के नजदीक बन रहा था सदाई। देखिए कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा होने की कोशिश किए होंगे। आपको याद होगा कि तमाम प्रेशर के बावजूद रसिया से इन्होंने तेल खरीदा था। पुतिन के इनको लगातार इन पे प्रेशर था कि आप पुतिन की निंदा करें और यूक्रेन युद्ध में जो पुतिन का जो अटैक है आप वहां पे उसको उसकी निंदा करें। यूएन में भी जो प्रपोजल्स आए थे उसमें प्रधानमंत्री पे प्रेशर था कि आप साथ में चलें, लेकिन ये प्रधानमंत्री थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने उनकी लाइन पे चलना, उनकी लाइन पे नहीं चले। तो ये प्रधानमंत्री को, लेकिन अब देखा कि अब इसका नुकसान हो सकता है तो प्रधानमंत्री ने फटाफट क्या किया, इमीडिएट अमेरिका का दौरा करके उनको पैसिफाई करने की कोशिश किया उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रधानमंत्री इतने अभी फिलहाल मतलब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि अमेरिकन प्रेशर को ये झेल लेंगे और इनको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही लगा कि रशिया के साथ संबंध और तेल खरीदने के बाद कुछ अमेरिकन नाराजगी ज्यादा बढ़ेगी तो उनको भी खुश करने की कोशिश करी। वहां तुरंत गए, कई उनसे डिफेंस डील हुआ, कई सौदेबाजी हुई, लेकिन उस वो अमेरिकन बहुत चालाक होते हैं, उन्होंने उधर डिफेंस डील भी किया और बराक ओबामा ने से स्टेटमेंट दिया। सेम पार्टी के जो थे बराक ओबामा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वही बराक ओबामा थे जो मोदी जी के खूब आके यहाँ पे स्वागत करवा के गए थे, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया, कहा वहां माइनॉरिटी की हालत बहुत खराब है। अब वो एक पावरफुल यूरोपियन कंट्री के राष्ट्रपति के पास गए हैं। ये भी इनका एक पब्लिक रिलेशन है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में जो है वो मिली रहे और मैक्रोन से हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे। कुछ जो वेस्टर्न सपोर्ट्स में जो हमारा विरोध होगा उसमें मैक्रोन हमारी मदद करेंगे, लेकिन मैक्रोन कितनी मदद कर पाएंगे, क्या करेंगे, उसके बदले ये जरूर है कि वो कुछ डिफेंस डील ले लेंगे भारत के साथ, चाहे वो राफेल को लेकर आए, चाहे पनडुब्बी को लेकर आए। तो ये मान के चलिए कि ये पॉलिटिकल मैसेज भी है। और आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से विपक्षी जो एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है भारत में, और बीजेपी लगातार उसको कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें विपक्षी दलों के नेता उतने दबाव में नहीं आ रहे हैं। बेशक अजीत पवार टूट गए हो एनसीपी से, लेकिन जो बाकी और जो तमाम दल हैं वो जिस ढंग से बीजेपी कोशिश कर रही है कि इनकी मीटिंग ना हो, ये एकजुट ना हो, वो उस कार्यवाही में बीजेपी को सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब कि अपोजिशन के नेताओं को भी ये पता है कि जो पॉलिटिकल जो एक प्रेशर जो बाहर से इनके ऊपर है, तो इनको भी मैसेज है कि आप लोग खड़े होइए, आप चिंता मत कीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है ईडी से, सीबीआई से, और ये खड़े हैं, बहुत मजबूती से खड़े हैं। तो ये जो अमेरिका और फ्रांस, यूरोपियन यूनियन का जो मैसेज है ना, वो भाजपा के लिए 2024 में पॉलिटिकल मैसेज है कि आप जो है लोकतंत्र को, मानवाधिकार को, माइनॉरिटी राइट्स को बचाने में विफल रहे हैं, और आपका जो रवैया है हिंदू नेशनलिस्ट का रहा है, जो हम इसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैसेज राजनीति के हिसाब से इंडिया के डेमोक्रेटिक जो सिस्टम में जो आगे चुनाव होने वाला है उसके हिसाब से बहुत अच्छा मैसेज भाजपा और इनके नेताओं के लिए नहीं है। इसको मैं प्योर पॉलिटिकल मैसेज भी ले रहा हूँ, प्रेशर टैक्टिक्स भी है और पॉलिटिकल मैसेज भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जिस पश्चिम का अगर इनको मतलब कि जो सिस्टम में हमारे यहाँ घुसपैठ है उसमें भाजपा को नुकसान हो सकता है। शुक्रिया संजीव जी। और दोस्तों, संजीव पांडे साहब है मणिपुर पर पूरे आंकड़ों के जी। हाँ, एक मैं मणिपुर को लेकर जो लगातार हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो एक मैं बात बता देता हूँ कि मणिपुर लैंड रूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। कमर्शियली बर्मा तक, लैंड रूट बहुत बर्मा से लेके आके थाईलैंड तक जुड़ रहा है, तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया को कवर करता है। साथ में जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो बर्मा में घुस के जो बर्मा के जो दो बड़े बंदरगाह हैं उसका रिच हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मिल जाएगा। वो बड़ा हमें कॉमर्शियल बेनिफिट है मणिपुर से म्यांमार के अंदर एंटर करके जो बर्मा के जो दो, ये तो दो हो गया रूट के हिसाब से, ट्रेड रूट। एक इंपॉर्टेंट है जो अराकान असम जो एक गैस फील्ड है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मणिपुर में है, और जो असम से शुरू होकर वो मणिपुर तक आगे जाता है, और बहुत बड़ा गैस रिजर्व है। इंडिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व अराकान असम गैस रिजर्व ही है, और वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो एरिया में पड़ता है जो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, जो थोड़े से पहाड़ हैं, जंगल हैं, वो वैली से ऊपर पहाड़ वाला है। तो उसमें भी काफी ज्यादा
नज़र कॉरपोरेशंस की भी है, बहुत बड़े लोगों की भी है कि इसको कैसे अपने कंट्रोल में लिया जाए। थर्ड एक जो है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो कुछ पहाड़ हैं वो अफीम की खेती के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और अफीम की खेती उस एरिया में होती भी है। पहले म्यांमार अफीम की खेती के लिए बहुत बदनाम था, म्यांमार में काफ़ी कंट्रोल भी हुआ, लाओस भी अफीम की खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। तो ये जो अफीम की खेती के लिए इस एरिया में, मणिपुर के पहाड़ी एरिया में जो बर्मा से लगता है, वहाँ भी अफीम की खेती होती है। और चूंकि अफगानिस्तान में अफीम की खेती में डिक्लाइन है, ईस्टर्न क्या कहा जाता है, वेस्टर्न प्रेशर में तालिबान के शासन आने के बाद अफीम के रकबे में कटौती हुई है। तो ऑटोमेटिक है कि अफीम के रकबे में जो अफगानिस्तान में कटौती हुई है, तो वो रकबे की बढ़ोतरी दूसरे हिस्सों में दुनिया में होगी। उसमें मणिपुर चूंकि ऑलरेडी अफीम की खेती के लिए मशहूर है, तो उस एरिया में भी अफीम की खेती आगे होगी। तो वो अफीम की खेती का जो पर्टिकुलर एरिया है उसको भी कंट्रोल करने का एक खेल है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और चूंकि अफीम की खेती एरिया होता है तो उसमें हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि अफीम की खेती क्रिमिनल्स ही करते हैं या जमीन वाले। ये प्योर इसमें बड़े बड़े दुनिया के कार्टेल के साथ साथ जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि दुनिया भर में जो फार्मा एजेंसियां हैं उसके लिए अफीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर से लेकर तमाम जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, जो एसेंशियल जो दवाइयाँ हैं अलग अलग रोगों में यूज करने का, वो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट अफीम होता है। तो वो अफगानिस्तान से चूंकि सप्लाई कम होने वाला है, तो ये इधर अफीम की खेती नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बढ़ सकती है। तो उसके कारण भी एक ये लड़ाई है, इकोनॉमिक कारण भी है, रिलीजियस तो सामने आ ही जाता है, रिलीजियस पे सामने बनाया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर भी है। यही कारण है कि फिर इकोनॉमिक फैक्टर जब हो जाता है तो वहाँ जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जो सारी कार्रवाई है उसमें बहुत सारे एंगल है जो अभी तक यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने जो स्टैंड लिया है, और ये बीजेपी के लिए अच्छा मैसेज नहीं है जो कल या परसों जो यूरोपीय यूनियन या अमेरिकन प्रशासन ने जो कुछ किया है। जी शुक्रिया संजीव जी। और दोस्तों, ये संजीव पांडे साहब है, कितने आंकड़े और आर्गुमेंट के साथ मणिपुर क्राइसिस और इंटरनेशनल सिनारियो पर क्या है इसके मायने समझा रहे थे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया सर।